हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीज आर्ट क्लासेस पर। ये जो है बीपीएससी टीआरई और एसटीईटी कंप्यूटर साइंस का क्लासेस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, पैरिटी बिट्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है पैरिटी बिट का इस्तेमाल जो है हम लोग क्यों करते हैं। पहला है इंक्रिप्शन ऑफ डेटा, फिर है टू ट्रांसमिट फास्टर, ऑप्शन सी है टू डिटेक्ट एरर, ऑप्शन डी है टू आइडेंटिफाई द यूजर। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है पैरिटी बिट का इस्तेमाल जो करते हैं वो करते हैं एरर को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, पैरिटी बिट का यूज जो है हम लोग एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, A parity bit is a simple form of error detection used in digital communication, computing and data storage। तो पैरिटी बिट क्या है उसे हम लोग जानते हैं। तो पैरिटी बिट जो है एक सिंपल फॉर्म ऑफ एरर डिटेक्शन है। एरर डिटेक्शन का एक सिंपल सा फॉर्म है पैरिटी बिट, जिसका इस्तेमाल हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग एंड डेटा स्टोरेज में जो है एरर डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। द पैरिटी बिट इज ऑल्सो नोन एज द चेक बिट। पैरिटी बिट को जो है हम लोग चेक बिट के नाम से भी जानते हैं। एंड हैज ए वैल्यू ऑफ 0 और 1, और इसका वैल्यू जो है 0 और 1 का होता है। इट इज यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन फॉर ब्लॉक्स ऑफ डेटा। ब्लॉक्स ऑफ डेटा के लिए जो है पैरिटी बिट एरर डिटेक्शन के लिए काम आता है। ठीक है दोस्तों, ब्लॉक्स ऑफ डेटा में जो है पैरिटी बिट एरर डिटेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज, ऑप्शन ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा, ऑप्शन बी सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा, ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर जो है वो जो है ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा का। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा। ओके, आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट टेल ए कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर जो है कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है डेटा एंड इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि हाउ टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क को कैसे कंप्लीट करना है सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर को बताता है। It encompasses programs, routine, script and other types of code written to perform various functions on a computer system। तो सॉफ्टवेयर जो है इनकम्पास करता है वेरियस प्रोग्राम्स, रूटीन और स्क्रिप्ट को, जो कि अदर टाइप्स ऑफ कोड रिटन टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, जो कि अदर टाइप्स ऑफ कोड रिटन रहता है उसे वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कराने के लिए ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। अब है सॉफ्टवेयर जो है हम लोग सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हो गया ये वो सॉफ्टवेयर हो जाता है, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शंस फॉर द कंप्यूटर एंड फैसिलिटेट्स हायर लेवल प्रोग्रामिंग। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर के लिए जो है बेसिक फंक्शंस प्रोवाइड करता है और हायर लेवल का प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है। हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल जो है वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज़ हो गया, मैक ओएस हो गया, लाइनिक्स हो गया, डिवाइस ड्राइवर्स हो गया, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हो गया। ये सभी के सभी जो है दोस्तों वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। फिर है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म Application software is designed to perform a specific task or solve particular problem for user। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसे डिजाइन किया जाता है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए या फिर किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम, यूजर का कोई पार्टिकुलर प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा वर्ड प्रोसेसर हो गया, वेब ब्राउजर्स हो गया, ईमेल क्लाइंट्स हो गया, वीडियो गेम हो गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ये सभी के सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, तो यहाँ पूछ रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फादर के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है मार्गारेट हैमिल्टन, ऑप्शन बी है वाट्स एस हम्फ्रे, ऑप्शन सी है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन डी है बोरिस बेजर। तो दोस्तों फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से जो है वाट्स एस हम्फ्रे को जाना जाता है। फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से जो है वाट्स एस हम्फ्रे को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केस स्टैंड्स फॉर। केस स्टैंड्स फॉर, केस का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी केस टूल्स का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी है कंट्रोल एडेड साइंस एंड इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी है कॉस्ट एडेड सिस्टम एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन। तो दोस्तों केस का जो फुल फॉर्म होता है, केस टूल्स का जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। केस टूल्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और दोस्तों हमारा जो ये केस टूल्स है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टर्म है, याद रखना है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आइए कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लें। तो केस वही इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, तो केस टूल्स आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट असिस्ट इन वेरियस एक्टिविटीज थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो केस टूल जो है सॉफ्टवेयर, केस टूल्स आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है। ठीक है, केस टूल जो है दोस्तों वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी SDLC फेज के दौरान जो है वेरियस एक्टिविटीज को जो है ये असिस्ट करता है। ओके, these tools aim to improve the productivity and quality of software development processes by automating repetitive task। ठीक है, तो हमारा केस टूल्स जो है ये एम टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के टाइम पे जो है इसका मकसद होता है कि प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को, सॉफ्टवेयर के प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करे। ठीक है, बाय ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग टीम मेंबर्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर वेरियस स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो केस टूल जो है कैसे मदद करता है सॉफ्टवेयर के प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वो यहाँ पे दिया गया है। तो केस टूल जो है सॉफ्टवेयर के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सॉफ्टवेयर को प्रोडक्टिविटी को जो इम्प्रूव करने के लिए जो है हेल्प करता है बाय ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क। एक ही टास्क को जो है ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव करके, कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करके और टीम मेंबर्स से के साथ कोलैबोरेशन करके एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर वेरियस स्टेजेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के वेरियस स्टेजेज में जो है सपोर्ट प्रोवाइड करके, ये सब प्रोवाइड करके जो है ये केस टूल जो है सॉफ्टवेयर के प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करता है ड्यूरिंग द SDLC फेजेज, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फेजेज के दौरान। अब है व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेज। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो है डेटा कैरी करने के लिए जो है कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम जो है सबसे एप्रोप्रिएट है। ऑप्शन ए है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन सी है कोएक्सियल केबल, ऑप्शन डी है माइक्रोवेव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो है एक ट्रांसमिशन मीडियम है जो कि मोस्ट एप्रोप्रिएट है कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा को कैरी करने के लिए। अब आइए इसका डिस्कशन पढ़ें। तो ऑप्टिकल फाइबर वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसमिशन मीडियम टू कैरी डाटा इन ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसमिशन मीडियम है कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा को कैरी करने के लिए।
ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिट्स डेटा यूजिंग लाइट सिग्नल्स थ्रू ग्लास और प्लास्टिक फाइबर्स विच आर इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है डेटा को ट्रांसमिट करता है लाइट सिग्नल्स के माध्यम से, ग्लास के माध्यम से, थ्रू ग्लास, और या फिर प्लास्टिक फाइबर के माध्यम से, ओके, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के इम्यून होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज ए फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए, स्पेसिफाइज द टास्क द प्रोग्राम मस्ट कंप्लीट, स्पेसिफाइज द टास्क द प्रोग्राम शुड नॉट कंप्लीट, स्पेसिफाइज द टास्क द प्रोग्राम मस्ट नॉट वर्क, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होता है वो होता है स्पेसिफाइज द टास्क द प्रोग्राम मस्ट कंप्लीट। ठीक है, वो टास्क को स्पेसिफाइज करता है जिसे कि प्रोग्राम मस्ट कंप्लीट करेगा, जिसे कि प्रोग्राम कंप्लीट करेगा, इसे ही हम लोग फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। ओके, तो दोस्तों फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है स्पेसिफाइज द टास्क, टास्क को स्पेसिफाइज करता है दैट द प्रोग्राम मस्ट कंप्लीट। ओके, अब है यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ। इसमें से कौन सा जो एग्जाम्पल है वो ब्लूटूथ का एग्जाम्पल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ। पहला है वाइड एरिया नेटवर्क, दूसरा है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तीसरा है लोकल एरिया नेटवर्क, चौथा है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों इन सभी में से जो है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो ब्लूटूथ का एग्जाम्पल है। ओके दोस्तों, पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो हमारा ब्लूटूथ का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज टू क्रिएट पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क में करते हैं। Which are networks that connect devices over a shorter distance, typically within a range of about 10 meters. It is often used for connecting devices such as smartphone, tablet, laptop, headphone and other peripherals wirelessly. तो ब्लूटूथ जो है दोस्तों ये हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क पे ही काम करता है। और पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है उसे जानते हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क वैसा नेटवर्क है जो कि डिवाइसेज को कनेक्ट करता है शॉर्टर डिस्टेंस पे, विद इन ए रेंज ऑफ अबाउट 10 मीटर्स, 10 मीटर्स के रेंज के अंदर ही। इट इज ऑफन यूज फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेज सच एज स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, हेडफोन एंड अदर पेरिफेरल वायरलेसली। तो ब्लूटूथ जो है अक्सर स्मार्टफोन्स को, टैबलेट्स को, लैपटॉप्स को, हेडफोन्स को और अदर जो भी पेरिफेरल्स वायरलेसली डिवाइस हैं इसी को कनेक्ट करने के लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। और दोस्तों याद रखना है पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है शॉर्टर डिस्टेंस के लिए काम करता है। इसका रेंज जो है विद इन 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, विद इन अबाउट 10 मीटर होगा। अब है एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर इज। गुड सॉफ्टवेयर का एट्रीब्यूट्स क्या होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है मेंटेनेबिलिटी एंड फंक्शनलिटी, ऑप्शन सी है फंक्शनलिटी, ऑप्शन डी है मेंटेनेबिलिटी। तो दोस्तों गुड सॉफ्टवेयर का एट्रीब्यूट्स जो है वो हो जाएगा मेंटेनेबिलिटी एंड फंक्शनलिटी। गुड सॉफ्टवेयर का एट्रीब्यूट्स जो है वो हो जाएगा मेंटेनेबिलिटी एंड फंक्शनलिटी। ओके, तो गुड सॉफ्टवेयर शुड नॉट ओनली फुलफिल इट्स इंटेंडेड फंक्शनलिटी। तो गुड सॉफ्टवेयर जो है बस उसके इंटेंडेड फंक्शनलिटी को ही फुलफिल नहीं करेगा, बट इट शुड आल्सो बी मेंटेनेबल टू इंश्योर दैट इट कैन बी इजीली अपडेटेड, मॉडिफाइड एंड रिपेयर एज नीडेड थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। तो गुड सॉफ्टवेयर जो है बस वो जो है उसके फंक्शनलिटी को ही फुलफिल नहीं करना चाहिए, साथ में जो है गुड सॉफ्टवेयर जो है मेंटेनेबल भी होना चाहिए। ठीक है, साथ में जो है गुड सॉफ्टवेयर जो है मेंटेनेबल भी होना चाहिए। मतलब कि जब उसमें अगर ज़रूरत पड़े, ज़रूरत के हिसाब से जो है उसमें हम लोग ईजिली अपडेट भी कर पाएँ, ईजिली मॉडिफाई भी कर पाएँ। ठीक है, और उसे रिपेयर भी कर पाएँ थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। ओके, तो गुड सॉफ्टवेयर वही है जिसका जो है फंक्शनलिटी भी सही हो। ठीक है, वो अपने फंक्शनलिटी को भी फुलफिल करे और साथ में जो है वो मेंटेनेबल हो, यानी कि उसमें जो है हम लोग उसका जो है ज़रूरत हिसाब से उसे अपडेट भी कर पाएँ, मॉडिफाई भी कर पाएँ और उसे रिपेयर भी कर पाएँ। तो सिंपल सा जानिए
तो गुड सॉफ्टवेयर वही हो जाएगा, एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर वही होगा जिसे हम लोग मेंटेन भी कर पाए, जो मेंटेनेबल भी हो और साथ में जो है उसका फंक्शनलिटी हो, यानी कि फंक्शंस को भी जो है वो फुलफिल करे। Therefore, both maintainability and functionality are important attributes of good software। तो दोस्तों यहाँ से क्लियर हो ही गया कि गुड सॉफ्टवेयर का एट्रीब्यूट्स जो है मेंटेनेबिलिटी एंड फंक्शनलिटी ही क्यों होता है। ओके, तो अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर कर दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS। यहाँ पे जो है DBMS का फुल फॉर्म पूछ रहा है। पहला है डेटा ऑफ बाइनरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस, ऑप्शन डी डेटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों DBMS का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, DBMS का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आइए इसका डिस्कशन देखें। तो DBMS का फुल फॉर्म तो आप लोग जान ही चुके हैं कि DBMS का फुल फॉर्म जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इट इज ए सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट अलाउज यूजर टू डिफाइन, क्रिएट, मेंटेन एंड कंट्रोल एक्सेस टू डेटाबेसेस। तो DBMS जो है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि यूजर को डिफाइन करने के लिए, क्रिएट, मेंटेन एंड कंट्रोल एक्सेस टू डेटाबेस। ठीक है, तो यूजर्स को जो है ये एक्सेस देता है डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। Essentially, it is a set of programs that enables user to interact within a database and perform various operations such as storing, retrieving, updating and deleting data। ठीक है, और DBMS जो है सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी होता है जो कि यूजर्स को इनेबल करता है डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए और साथ में वेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि डेटा स्टोरेज, डेटा रिट्राइवल, डेटा अपडेटिंग और डेटा डिलीटिंग। ये सभी फीचर्स जो है DBMS प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों याद रखना है, डेटा स्टोरिंग, डेटा रिट्राइविंग, डेटा अपडेटिंग और डेटा डिलीटिंग, ये सभी के सभी जो है ऑपरेशंस DBMS प्रोवाइड करता है। ओके, DBMS प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर डाटा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, कंकरेंसी, कंट्रोल एंड रिकवरी फ्रॉम फेलियर्स, मेकिंग इट ईजियर फॉर यूजर्स टू मैनेज लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। और साथ में जो है DBMS जो है एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है डेटा इंटीग्रिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कंकरेंसी कंट्रोल के लिए एंड रिकवरी फ्रॉम फेलियर्स से रिकवरी के लिए, एंड मेकिंग इट ईजियर फॉर यूजर्स टू मैनेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। और यूजर को जो है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए भी DBMS प्रोवाइड करता है, इस चीज़ को आसान बनाता है। अब है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि OSI का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI। ऑप्शन ए है ऑप्टिकल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन बी है ओपन सर्विस इंटरनेट, ऑप्शन सी है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। तो यहाँ जो है दोस्तों पूछ रहा है कि OSI का फुल फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों OSI का जो है फुल फॉर्म होगा वो होगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो दोस्तों OSI का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके, देख लीजिए ये OSI मॉडल है और OSI मॉडल में 7 लेयर्स होता है। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, MCQ क्वेश्चन के साथ साथ जो है उस टॉपिक का डिस्कशन भी कराते हैं। डिस्कशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी देखिए OSI लेयर का फुल फॉर्म आ गया, तो अभी जो है हम लोग पूरा का पूरा OSI लेयर को रिवाइज करेंगे। कितना अच्छा है ये सेशन बताइए। तो ये OSI लेयर पढ़ने में आधे घंटे का समय लग जाता है और हम लोग जो है इसे 5 मिनट के अंदर में पूरा टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए ये 7 लेयर्स है OSI मॉडल का। पहला एप्लीकेशन लेयर, दूसरा प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरा सेशन लेयर, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा नेटवर्क लेयर, उसके बाद डेटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर। तो आइए देखते हैं फिजिकल लेयर से ही। तो
ओएसआई लेयर में फिजिकल लेयर जो है फिजिकल स्ट्रक्चर पे काम करता है, जैसे कि हमारा कोएक्सियल केबल हो गया, फाइबर हो गया, वायरलेस हो गया, हब हो गया, रिपीटर हो गया, ये सभी के सभी जो है फिजिकल लेयर पे होगा। डेटा लिंक लेयर पे जो है उस पे फ्रेम्स आ जाएगा, इथरनेट हो जाएगा, स्विच हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा, ये सभी के सभी जो है पीपीपी हो जाएगा, ये सभी डेटा लिंक लेयर के पार्ट्स हैं। नेटवर्क लेयर में जो है पैकेट्स होता है। ओके दोस्तों, नेटवर्क लेयर में क्या होता है, पैकेट होता है, जैसे कि आईपी हो गया, आईसीएमपी हो गया, आईपी सेक हो गया, आईजीएमपी हो गया, ये सभी के सभी नेटवर्क लेयर के पार्ट हैं। फिर है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ये जो है इंड टू इंड कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो इंड टू इंड कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, जैसे कि हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोग्राम हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। फिर हमारा यूडीपी हो गया, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल हो गया, ये सब ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। फिर है हमारा सेशन लेयर। तो सेशन लेयर जो है सिंक्रोनाइजेशन एंड सेंड टू पोर्ट का काम करता है, जैसे कि हमारा एपीआई हो गया, सॉकेट हो गया, ये सभी के सभी सेशन लेयर में होते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमारा एपीआई हो गया, सॉकेट हो गया, ये सभी के सभी सेशन लेयर पे होते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो है सिंटैक्स लेयर, जैसे कि हमारा एसएसएल हो गया, एसएसएच हो गया, आईएमएपी हो गया, एफटीपी हो गया, एमपीईजी हो गया, जेपीईजी हो गया, ये सभी जो है प्रेजेंटेशन लेयर होते हैं। और एप्लीकेशन लेयर जो है वो हमारा इंड यूजर लेयर हो गया, जैसे कि हमारा एचटीटीपी हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, आईआरसी हो गया, एसएसएच हो गया, डोमेन नेम सिस्टम हो गया, ये सभी के सभी जो है एप्लीकेशन लेयर होते हैं। आइए एक बार वन बाय वन करके सभी लेयर को देख लिया जाए, ठीक है। तो ओएसआई लेयर हम लोग जान ही चुके हैं। ओएसआई लेयर का जो है फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और इसमें जो है 7 लेयर्स होता है। ओके, तो देख लीजिए ओएसआई लेयर के जो है कौन कौन सा 7 लेयर्स होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो ओएसआई मॉडल का पहला लेयर जो है उसको डिस्कस करेंगे, वो है एप्लीकेशन लेयर। तो दिस लेयर इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द एंड यूजर एंड प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज डायरेक्टली टू एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन लेयर जो है वो जो है एंड यूजर से डायरेक्टली इंटरेक्शन करता है एंड प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज डायरेक्टली टू एप्लीकेशन। और नेटवर्क सर्विसेज में जो है डायरेक्टली एप्लीकेशन प्रोवाइडेड कराता है एंड प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विस डायरेक्टेड टू एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन में जो है डायरेक्टली जो है दोस्तों ये जो है नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इट हैंडल्स हाई लेवल प्रोटोकॉल सच एज एचटीटीपी, एसएमटीपी एंड एफटीपी। और हमारा एप्लीकेशन लेयर जो है दोस्तों वो हाई लेवल प्रोटोकॉल्स को हैंडल करता है, जैसे कि हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया। इस सभी को जो है दोस्तों एप्लीकेशन लेयर हैंडल करता है। अब है प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है दोस्तों वो रिस्पॉन्सिबल है डेटा के ट्रांसलेशन के लिए, डेटा के इंक्रिप्शन के लिए और डेटा के कंप्रेशन के लिए। इट इंश्योर्स दैट डेटा सेंट फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर ऑफ वन सिस्टम कैन बी रीड बाय द एप्लीकेशन लेयर ऑफ अनदर सिस्टम। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है कि डेटा जो है एक लेयर से दूसरे लेयर में जो है दूसरे एप्लीकेशन लेयर में जो है सेंड किया गया हो, तो उसमें जो है दूसरा एप्लीकेशन लेयर जो है उसको अच्छे से पढ़ पाए, ये काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। अब है सेशन लेयर। तो सॉकेट जो है दोस्तों ये हमारे सेशन लेयर में ही होता है, याद रखना है। तो सेशन लेयर एस्टेब्लिशेस, मेंटेन्स एंड सिंक्रोनाइजेज द इंटरेक्शन सेशन बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज। कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच में जो है ये सिंक्रोनाइज करता है इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। इट मैनेजेस द डायलॉग कंट्रोल एंड सपोर्ट्स मल्टीपल टाइप ऑफ कनेक्शंस। ये जो है डायलॉग कंट्रोल्स को मैनेज करता है और मल्टीपल टाइप्स ऑफ कनेक्शन को सपोर्ट करता है। अब है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है सोर्स ऑन एंड डेस्टिनेशन डिवाइस के बीच में। सोर्स एंड डेस्टिनेशन डिवाइस के बीच में जो है ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। सोर्स और डेस्टिनेशन डिवाइस के बीच में जो है एंड टू एंड कम्युनिकेशन जो है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड कराता है।
It ensures that data is reliably transmitted and received, dealing with issues like flow control, error checking and retransmissions। और ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है इंश्योर करता है कि डेटा जो है रिलायबली ट्रांसमिटेड है और रिसीव्ड है, ठीक है। और ये जो है इश्यू जैसे कि फ्लो कंट्रोल हो गया, एरर चेकिंग हो गया और रीट्रांसमिशन हो गया, ये सभी इश्यू पर भी जो है ये डील करता है। अब है हमारा नेटवर्क लेयर, तो हैंडल्स द राउटिंग ऑफ डेटा पैकेट्स अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर में जो है हमारा राउटिंग जो होगा डेटा पैकेट का, ये जो है दोस्तों याद रखना नेटवर्क लेयर पे ही होता है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए राउटिंग जो है किस लेयर पे होता है, तो दोस्तों राउटिंग जो है हमारा नेटवर्क लेयर पे होता है। ओके, बस यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। बाकी है it determines the optimal path for data to travel from the source to the destination based on network conditions and routing algorithm, ठीक है। और ये जो है काफ़ी ऑप्टिमल पाथ जो है डिटरमाइन करता है डेटा को ट्रेवल कराने के लिए सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में। नेक्स्ट है हमारा डेटा लिंक लेयर, तो डेटा लिंक लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल है नोड टू नोड कम्युनिकेशन विद इन द सेम नेटवर्क सेगमेंट। सेम नेटवर्क सेगमेंट पर जो है नोड टू नोड कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराने के लिए जो है डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सेम नेटवर्क सेगमेंट पे जो है नोड टू नोड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। और डेटा लिंक लेयर जो है इट हैंडल्स द फिजिकल एड्रेसिंग ऑफ डिवाइसेज, एरर डिटेक्शन एंड डेटा फ्रेमिंग, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर जो क्या करता है, फिजिकल एड्रेसिंग ऑफ डिवाइसेज के मैक एड्रेस को हैंडल करता है, एरर डिटेक्शन और डेटा फ्रेमिंग, इस दोनों को भी डेटा लिंक लेयर हैंडल करता है। ओके दोस्तों, तो याद रखना है अगर पूछ दे कि बताइए एरर डिटेक्शन जो है OSI मॉडल का कौन सा लेयर जो है हैंडल करता है, तो एरर डिटेक्शन जो है हमारा डेटा लिंक लेयर हैंडल करता है। डेटा फ्रेमिंग भी डेटा लिंक लेयर ही हैंडल करता है। और डिवाइस के मैक एड्रेस को कौन हैंडल करता है, तो डिवाइस के मैक एड्रेस को भी डेटा लिंक लेयर ही हैंडल करता है। अब है हमारा फिजिकल लेयर, ठीक है। तो इट डील्स विथ द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर द नेटवर्क मीडियम, ठीक है। ये जो है नेटवर्क मीडियम में डेटा के फिजिकल ट्रांसमिशन को जो है ये हैंडल करता है, डील करता है। इट डिफाइंस द इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड प्रोसीड्यूरल स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा सिग्नल बिटवीन डिवाइसेज। और डिवाइसेज के बीच में जो है दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और प्रोसीड्यूरल स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है। अब है ईच लेयर ऑफ द OSI मॉडल परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। OSI मॉडल के जितने भी लेयर्स हैं दोस्तों वो सभी के सभी जो हैं एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ओके दोस्तों, OSI मॉडल के जितने भी लेयर हैं वो सभी के सभी जो हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एंड टुगेदर दे इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेज एंड सिस्टम इन ए नेटवर्क। और वो सब जो है टुगेदर एक साथ मिलकर जो है कम्युनिकेशन को इनेबल करता है डिफरेंट डिवाइसेज और सिस्टम के बीच में विद इन ए नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द फर्स्ट DBMS, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है हु क्रिएटेड द फर्स्ट DBMS, तो फर्स्ट DBMS जो है किसने क्रिएट किया था। ऑप्शन ए है एडगर फ्रैंक कोड, जिसे हम लोग EF कोड भी शॉर्ट में बोलते हैं। ऑप्शन बी है चार्ल्स बैचमैन। ऑप्शन सी है चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन डी है शैरन बी कोड। तो दोस्तों पहला DBMS जो है वो क्रिएट किया गया था चार्ल्स बैचमैन के द्वारा, ठीक है दोस्तों। याद रखना है पहला DBMS जो है चार्ल्स बैचमैन के द्वारा क्रिएट किया गया था। और एडगर फ्रैंक कोड जो है जिसे हम लोग EF कोड कहते हैं, ये जो है पहला RDBMS क्रिएट किए थे। और दोस्तों चार्ल्स बेबेज के बारे में सभी कोई जानते ही हैं कि चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट DBMS जो है चार्ल्स बैचमैन ने क्रिएट किया था। ओके, फर्स्ट DBMS जो है चार्ल्स बैचमैन ने क्रिएट किया था और पहला RDBMS जो है EF कोड ने क्रिएट किया था। अब है डिस्कशन, तो DBMS के बारे में हम लोग जानते हैं।
तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस जो डीबीएमएस का जो फुल फॉर्म है वो होता है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज ए सॉफ्टवेयर डेट अलाउज यूजर्स टू डिफाइन, क्रिएट, मेंटेन एंड कंट्रोल एक्सेस टू डेटाबेस। और डीबीएमएस जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर को अलाउ करता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और डेटाबेस पे जो है एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए। ये सभी के सभी जो है डीबीएमएस के वर्क हैं। ठीक है, डीबीएमएस सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन डेटाबेस एंड इंड यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। और डीबीएमएस जो है डेटाबेस और इंड यूजर प्रोग्राम्स के बीच में जो है एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर डाटा स्टोरेज, रिट्राइवल, मैनिपुलेशन एंड सिक्योरिटी। और दोस्तों डीबीएमएस जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम और इंड यूजर्स डेटा के बीच में जो है डेटा स्टोरेज प्रोवाइड कराता है, डेटा रिट्राइवल प्रोवाइड कराता है, डेटा मैनिपुलेशन प्रोवाइड कराता है और डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है डेटा स्टोरेज, ठीक है, डेटा का स्टोरेज करना, डेटा का रिट्राइवल करना, डेटा पे मैनिपुलेशन करना, मतलब कि डेटा पे जो है कुछ चेंजिंग करना, डेटा को अपडेट करना, ये मैनिपुलेशन होता है। और डेटा में जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सभी के सभी जो है डीबीएमएस के इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। इसको याद रख लेना है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए डेटा रिट्राइवल जो है क्या डीबीएमएस का वर्क है। हाँ दोस्तों, तो डीबीएमएस का वर्क डेटा रिट्राइवल होता है, साथ में डेटा स्टोरेज भी डीबीएमएस का ही वर्क होता है, मैनिपुलेशन एंड सिक्योरिटी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है अगर क्वेश्चन आए तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज एसडीएलसी स्टैंड फॉर। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट डज एसडीएलसी स्टैंड फॉर। एसडीएलसी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। और एसडीएलसी का फुल फॉर्म जो है वो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और एसडीएलसी का जो है दोस्तों फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कंफ्यूज नहीं होना, जैसे दे देगा यहाँ पे सिस्टम डिजाइन लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना है एसडीएलसी का जो फुल फॉर्म होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होगा, क्योंकि एसडीएलसी जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ही बना हुआ है। तो इसमें सिस्टम डिजाइन कैसे होगा दोस्तों, सिस्टम डेवलपमेंट कैसे होगा, इसे जो है इस लॉजिक से दिमाग में रखना है कि एसडीएलसी जो है सॉफ्टवेयर के लिए बना है, इसलिए जो है इसका फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होगा। ठीक है, तो याद रख लेना है, काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखकर, तो इसलिए जो है कंफ्यूज नहीं होना है, एसडीएलसी का फुल फॉर्म जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे डिस्कशन में दिया गया है कि एसडीएलसी स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, अब है हियर आर द टिपिकल फेजेज ऑफ द एसडीएलसी। अब जो है यहाँ पे एसडीएलसी के कुछ फेजेज के बारे में बताया गया है। याद रखना है दोस्तों, एसडीएलसी में जो है टोटल 7 फेज होता है, एसडीएलसी में जो है टोटल 7 फेज होता है। पहला फेज जो है वह है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का, दूसरा फेज है एनालिसिस का, तीसरा फेज है डिजाइन का, चौथा फेज है इम्प्लीमेंटेशन का जिसमें कि हम लोग कोडिंग भी करते हैं, फिर है 5वां फेज है टेस्टिंग का, 6ठा फेज है डिप्लॉयमेंट का, उसके बाद 7वां फेज जो है मेंटेनेंस का। ठीक है, तो एसडीएलसी के पहला फेज में जो है हम लोग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की गैदरिंग को करते हैं, फिर सॉफ्टवेयर एनालिसिस करते हैं, फिर सॉफ्टवेयर का डिजाइन करते हैं, फिर हम लोग जो है सॉफ्टवेयर का कोडिंग करते हैं, कोडिंग होने के बाद टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट फेज आता है, डिप्लॉयमेंट फेज होने के बाद जो है मेंटेनेंस फेज होता है। और मेंटेनेंस फेज जो है दोस्तों वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो हमेशा चलते ही रहता है। किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को जो है बेटर बनाने के लिए जो है मेंटेनेंस फेज किया जाता है, और मेंटेनेंस जो है ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसे हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में जो है हम लोग इतना ही डिस्कशन रहने देते हैं, फिर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो और भी एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और साथ में बहुत सारा डिस्कशंस भी करेंगे।
ठीक है। तो बीपीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर एसटीईटी कंप्यूटर साइंस की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उन तक हमारे सेशन को पहुंचा दें, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन हो सकते हैं उनका हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, और साथ में उस टॉपिक वाइज डिस्कशन भी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर जो है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।